नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसमें अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि लास्ट ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये चैप्टर वाइज हैं। जैसे इसमें पहला जो चैप्टर है अर्थव्यवस्था एंड इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर ये दूसरा टॉपिक है नेशनल इनकम एंड जो आर्थिक विकास है इसके बारे में। ऐसे ही करके सारे जो अलग अलग चैप्टर्स हैं, फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड है और उसके बाद फिर जो टर्शियरी एरिया होता है इसमें जो और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे पूरा वित्त आयोग और जो महत्वपूर्ण एरिया है, मतलब कहने का मतलब तो उनको वन बाय वन एक छोटे शॉर्ट नोट्स के रूप में यहाँ पे कंसिडर किया गया है। तो वन बाय वन सारी चीज़ों को शुरू कर इकॉनमी का एक मास्टर वीडियो चैनल पे अपलोडेड है जो कि लगभग आई थिंक 4 या 5 घंटे का है, जिसमें कि पूरी इकॉनमी अच्छी तरीके से कंसेप्चुअल वे में समझाई गई है। तो आप उसको देख सकते हैं, इसको फॉलो कर लीजिए। ये दोनों चीज़ें कर लेंगे तो बेहतर तरीके से आप इकॉनमी के जितने भी प्रश्न आएंगे स्टैटिक पार्ट को लेकर वो सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक करिए। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है अर्थव्यवस्था एक परिचय। पहला फैक्ट इसमें दिया गया है एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक। ठीक है, तो एडम स्मिथ की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम क्या है? नॉर्मली हम जानते हैं द वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से, यही प्रश्न लगभग पूछे भी जाते हैं, लेकिन पूरे बुक का नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। इसका प्रकाशन कब हुआ? वो हुआ 1776 में। बिल्कुल याद रखिएगा डेटा, कई बार सीधा सीधा एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अर्थव्यवस्था को उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया। कौन कौन सी भाई? तो पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है राज्य अर्थव्यवस्था और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें से आप हमें कमेंट करके बताइए इंडिया किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा को प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो वो जॉन मेनार्ड कीन्स को जाता है। क्षेत्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था को के जो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो वो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और फिर टर्शियरी सेक्टर, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के तहत क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो वो तो खनन आता है, उत्खनन आता है, कृषि कार्य आता है, पशुपालन आता है, मत्स्य पालन, ये सारी चीज़ें आती हैं प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है द्वितीय क्षेत्र में। और अगर हम द्वितीय क्षेत्र के तहत विनिर्माण एवं निर्माण गतिविधियों को भी सम्मिलित किया जाता है, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र में विभिन्न सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो वो आता है बैंकिंग, फिर आता है बीमा, फिर आता है शिक्षा, फिर आता है चिकित्सा, फिर पर्यटन इत्यादि सेवाओं को तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। कई बार प्रश्न इस तरह से पूछे गए हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था इसी टाइप की अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। उद्योग की प्रधानता विकसित अर्थव्यवस्था का लक्षण है। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास। तो इसमें किसी देश की आर्थिक वृद्धि की आधारभूत माप क्या होता है? तो वो होता है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि से है। ठीक है, इसके बाद जो जीएनपी होता है जिसको हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, किसी देश के नागरिकों द्वारा देश के भीतर या बाहर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य होता है, जिसमें से जो डिप्रिसिएशन होता है यानी पूंजी ह्रास होता है उसको घटाने से शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी प्राप्त होता है। ये सारी चीज़ें, जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम अपने मास्टर जो हमारा वीडियो है इकॉनमी का उसमें सारी चीज़ें अच्छी तरीके से डिस्कस की जा चुकी हैं। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होती है? तो वो होती है राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जिसको हम कहते हैं। राष्ट्रीय आय से आशय किसी अर्थव्यवस्था में एक विशेष समयावधि यानी साधारणतः एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य से है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय में धीमी वृद्धि के 2 प्रमुख कारण हैं। क्या क्या हैं भाई? तो एक तो कैपिटल आउटपुट रेशियो यानी उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात और जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। तो ये दोनों चीज़ें जो प्रति व्यक्ति आय की धीमी वृद्धि का कारण है। उत्पादन की एक इकाई प्राप्त करने हेतु लगी पूंजी की मात्रा को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है COR यानी पूंजी उत्पाद अनुपात। इसके बाद जिस देश में पूंजी उत्पाद अनुपात जितना कम होगा वह देश उतना ही अधिक आर्थिक विकास करेगा।
अल्प विकसित एवं विकासशील देशों में पूंजी उत्पाद अनुपात अधिक ऊंचा रहता है। भारत में विकास दर की अपेक्षित स्तर को न प्राप्त कर पाने का एक प्रमुख कारण क्या है? ऊंचा पूंजी उत्पाद अनुपात। स्थायी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से तात्पर्य है भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करना। कई बार ये डेफिनेशन पूछी गई है। समावेशित विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ समग्रता के साथ प्रगति की बहुआयामी धारणा है। इसमें बुनियादी सुविधाओं के सुधार के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसरों की उपलब्धता भी परिलक्षित होती है। आर्थिक विकास से संबंधित जननांकीय संक्रमण की 3 चरणीय प्रमुख विशिष्टताएं होती हैं। कौन कौन सी विशिष्टताएं होती हैं हम देख लेते हैं। तो पहला है, प्रथम चरण में राज्य में विकास की निम्न स्थिति के कारण जन्म दर उच्च होने के साथ साथ मृत्यु दर भी उच्च बनी रहती है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव रहता है। इसी वजह से मृत्यु दर उच्च बनी रहती है। द्वितीय चरण में विकास कुछ आगे बढ़ता है और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होता है, अतः जन्म दर उच्च होने के साथ साथ क्या होगा? मृत्यु दर में कमी आती जाएगी, जाहिर सी बात है। और तृतीय अवस्था में क्या होगा? राज्य विकसित हो जाता है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में अभूतपूर्व वृद्धि होती है, अतः लोग अत्यधिक जनसंख्या के प्रति सचेत हो जाते हैं और घर के साथ साथ देश के संसाधनों के हिसाब से जनसंख्या बढ़ाते हैं। इस प्रकार निम्न जन्म दर के साथ साथ निम्न मृत्यु दर की अवस्था आती है। तो ये 3 अवस्थाएं आप याद रखिएगा। केरल राज्य में मानव विकास सूचकांक क्या है? सर्वाधिक है। मानव निर्धनता सूचकांक वर्ष 1997 में मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया। और सेवा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान करता है। अब ऐसा क्यों करता है कि भाई जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा जीडीपी में अपना योगदान क्यों करता है? आप हमें कमेंट करके इसके बारे में बताइएगा। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। इसके बाद सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक किसने चुना है? तो भूटान ने चुना है। मानव विकास प्रतिवेदनों का सर्वप्रथम प्रकाशन मध्य प्रदेश राज्य ने किया। और मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत शामिल हैं क्या क्या? साक्षरता दर, जन्म के साथ आयु संभाविता तथा वास्तविक क्रय शक्ति पर आधारित प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, GNI जिसको कहते हैं। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई। भारत की दूसरी औद्योगिक नीति 30 अप्रैल 1956 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में रखी। यमुनानगर जो कि हरियाणा में है, गुवाहाटी असम, बल्लारपुर महाराष्ट्र में है, कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तीनों नाम अच्छी तरीके से याद रखिएगा। पर्ल फिशिंग के लिए तूतीकोरन, ऑटोमोबाइल्स के लिए पुणे, पोत निर्माण के लिए मार्मुगोवा तथा इंजीनियरिंग सामान हेतु पिंजौर प्रसिद्ध है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में भिलाई इस्पात संयंत्र को तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से, दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल को ब्रिटेन के सहयोग से तथा राउरकेला स्टील संयंत्र ओडिशा को पश्चिम जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। वर्तमान में भारत में कुल महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? 12। और भारतीय हीरा संस्थान यानी IDI कहाँ स्थापित किया गया है? तो सूरत में। BSNL की स्थापना 2000 में हुई। आंवला जो कि बरेली में है उर्वरक उत्पादन के लिए तथा मोदी नगर जो कि मेरठ में है रबर फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद बाराबंकी में पॉलीफाइबर का उत्पादन होता है, जबकि कानपुर में विस्फोटक कारखाना है। कांडला में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में स्थापित किया गया। इसके बाद कपड़ा उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग होने के साथ साथ क्या है? सबसे बड़ा संगठित और व्यापक उद्योग भी है। देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो वो है कपड़ा उद्योग। जूट के सामान का केंद्र पश्चिम बंगाल का टीटागढ़। रेशम वस्त्र उत्पादन का केंद्र क्या है? कर्नाटक राज्य का बेंगलुरु। उत्तर प्रदेश स्थित भदोही जिला क्या है? कालीन उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। बड़े आकार का कागज अर्थात अखबारी कागज का उत्पादन करने के लिए सबसे अधिक भारत नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड कहाँ पे है? ये नेपानगर में है जो कि मध्य प्रदेश में है। देवास करेंसी नोट की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जिसको हम नालको कहते हैं 1981 में भारत सरकार के एक सार्वजनिक उद्यम के रूप में संस्थापित किया गया। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? वो है हथकरघा उद्योग। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिनके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वो कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, ये दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराते हैं। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है। इसके बाद फिर तृतीय क्षेत्र जो कि सेवाओं से रिलेटेड है, इससे कुछ पर्टिकुलर
फैक्ट देखते हैं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र या सेवा उद्योग आता है, जिसमें व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, वास्तविक संपत्ति, सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा, अचल संपत्ति, पत्र पत्रिकाएं, मनोरंजन, विदेशी क्षेत्र इत्यादि आते हैं। ये सारे कहाँ आते हैं? ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। गोल्डन हैंडशेक का संबंध किससे है? तो वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है। और सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश वित्तीय वर्ष कब से शुरू हुआ? 1991-92 से। डिस इन्वेस्टमेंट इसको कहते हैं इंग्लिश में। अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना प्रथम योजना में की गई थी और ये प्रथम प्रमुख स्थान है और उनसे संबंधित पर्टिकुलर उद्योग है। तो नगर और उद्योग दिए गए हैं। तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, पोत निर्माण से रिलेटेड। मूरी झारखंड में है, एल्यूमिनियम से रिलेटेड। गुड़गांव हरियाणा में है, मोटर गाड़ियों से रिलेटेड। पनकी उत्तर प्रदेश में है, उर्वरक से रिलेटेड। कोयम्बटूर सूती वस्त्र से रिलेटेड। राउरकेला लौह इस्पात। कपूरथला रेल डिब्बा। बरौनी तेल शोधन। और सिंगरौली जो कि मध्य प्रदेश में है, ये कोयला से रिलेटेड है। इसके बाद फिर कजराहट चुनार उत्तर प्रदेश में सीमेंट से रिलेटेड। कोयली जो कि बड़ोदरा गुजरात में है, तेल शोधन। और आणंद या आनंद कहीं कहीं लिखा रहता है, गुजरात, ये दुग्ध से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये क्या है? तो 20 रुपये प्रति वर्ष। पूर्व में पहले ये 12 रुपये थी। के प्रीमियम पर दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए का बीमा है। किसमें? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 18 से 70 वर्ष के आयु के वर्ग मतलब 18 से 70 वर्ष के आयु के लोगों के लिए है और उनके लिए एक बैंक में अकाउंट होना जरूरी है। अटल पेंशन योजना के बारे में डिटेल देखते हैं। तो इसमें 18 से 40 वर्ष तक का होना चाहिए और योगदान के अनुरूप 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 की पेंशन 60 वर्ष से कम उम्र के बाद, 60 वर्ष की उम्र के बाद 5 वर्ष तक सरकार लाभार्थियों के प्रीमियम का 50% या 1000 रुपये वार्षिक में जो कम होगा वो अंशदान करती रहेगी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके लिए 18 से 50 वर्ष। अंशदान इसमें 436 रुपये वार्षिक, पहले ये 330 था। 2 लाख रुपए के प्राकृतिक या दुर्घटना जोखिम का कवर है। किसमें? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में। नीति आयोग में अटल नवोन्मेष मिशन की स्थापना का प्रस्ताव किया गया और मिशन की स्थापना हेतु कितने 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सेतु SETU यानी स्वरोजगार और प्रतिभा का उपयोग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन नामक तंत्र की स्थापना हेतु नीति आयोग ने 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य 1,75,000 मेगावाट का रखा गया 2022 तक, याद रखिएगा। ग्रामीण युवकों की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना यानी DDU-GKY शुरू की गई है। और भारत में राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय निर्धारित करता है, जबकि RBI क्या बनाता है? वो मौद्रिक नीति बनाता है और ये बनाता है राजकोषीय नीति। यानी गवर्नमेंट बनाती है फिस्कल पॉलिसी और RBI बनाएगी क्या? मॉनेटरी पॉलिसी। वित्त आयोग केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व एवं वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है। योजना आयोग का कार्य पंचवर्षीय योजना को तैयार करना था, अब नहीं है, अभी तो नीति आयोग आ गया है। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है। इसे प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजट से पहले भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में रखा जाता है, जिसमें देश के विगत वर्षों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा होती है। बजट क्या होता है? सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित होता है। बजट 2023-24 में सकल कर राजस्व में सर्वाधिक हिस्सा क्रम से वस्तु एवं सेवा कर 9,56,600 करोड़ रुपए का, निगम कर ये इतने का था 9,22,675 करोड़ का, और आयकर जो था वो 9,575 करोड़ का था। ये 2023-24 का डेटा है। केंद्रीय बजट में चालू खाते या राजस्व खाते में सबसे बड़ी मद ब्याज की अदायगी है। प्रगामी या प्रगतिशील कर, जिसको हम प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं, आय के पुनर्वितरण का सर्वोत्तम तरीका समझा गया है। प्रगामी या प्रगतिशील कर रोपण में आय वृद्धि के साथ साथ कर की दर भी बढ़ती जाती है। फलतः प्रगतिशील कर आरोपण के अधीन धनी व्यक्ति अधिक तथा गरीब तथा अल्प आय वाला व्यक्ति कम कर अदा करता है। ये प्रगामी और यानी जिसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, ये सिस्टम है। इसके बाद फिर वित्त आयोग से रिलेटेड पर्टिकुलर फैक्ट देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात अथवा आवश्यकता पड़ने पर उसमें पूर्व भी वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसके निम्न कार्य होंगे। ये जो लाइन है ना, अथवा आवश्यकता पड़ने पर उससे पूर्व भी वित्त आयोग का गठन किया जाता है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। कई बार स्टेटमेंट में इस तरह से बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजनीय करों से प्राप्त शुद्ध राजस्व का वितरण तथा इसमें विभिन्न राज्य के हिस्सों पर सिफारिश देना, ये वित्त आयोग का कार्य है। भारत के संचित निधि से राज्यों को किए जाने वाले अनुदान संबंधी सिद्धांत को सुझाना। इसके बाद
इसके बाद सुदृढ़ वृत्त के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य मामले पर अपनी संस्तुति देना। वर्तमान में सभी केंद्रीय करों एवं शुल्कों से प्राप्त राशि राज्यों में बांटी जाती है। और 15वें वित्त आयोग ने केंद्र की निवल प्राप्ति में 41% राज्यों को हिस्सा आवंटित करने की बात कही है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। ठीक है। और मॉडरेट अथवा संशोधित मूल्य वर्धित कर, जिसको वैट कहते हैं, का संबंध उत्पाद कर से। देखिए, वित्त आयोग की समीक्षाएं माननी कोई जरूरी नहीं, सरकार मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती, वो बाध्यकारी नहीं है। उसके बाद मूल्य आधारित कर यानी वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, बहुबिंदु लक्ष्य आधारित कर प्रणाली थी, जिसमें उत्पादन वितरण श्रृंखला में लेन देन के प्रत्येक चरण में हुए मूल्य संवर्धन पर कर लगाया जाता था। साथ ही यह वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतिम उपभोग पर लगाया गया कर था, जिसका वहन अंततः कौन करता था? तो उपभोक्ता करता था। संपदा कर भारत में सर्वप्रथम 1957 में लागू किया गया था। और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों के विनिवेश पर 1992 में डॉक्टर C रंगराजन की अध्यक्षता में पहली समिति का गठन किया गया। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, इससे चेलैया समिति के संस्तुति पर 1994-95 के वित्तीय वर्ष की अवधि में लागू किया गया। उत्पाद शुल्क, जिसको एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, के साथ साथ बिक्री कर यानी सेल टैक्स, उसके बाद सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स यानी सेवा टैक्स आदि भी अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। कई बार प्रश्नों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर को मतलब इस तरह से पूछा जाता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। और उसके बाद फिर इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है और वेल्थ कर है। ये सारे कैसे हैं? ये प्रत्यक्ष कर हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली पे किए जाते हैं पर्सन के द्वारा गवर्नमेंट को। इसके बाद फिर मुद्रा और बैंकिंग से पर्टिकुलर फैक्ट देखते हैं। तो भारत का औद्योगिक वित्त निगम यानी IFCI एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी IFCI की स्थापना 1948 में हुई। और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ICICI की स्थापना 1955 में की गई थी। इसके बाद भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI की स्थापना जुलाई 1964 में की गई। और भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI की स्थापना 1963 में की गई। सेंसेक्स, BSE तथा निफ्टी क्या है? वो शेयर बाजार से रिलेटेड है। इसके बाद राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम नाबार्ड कहते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, भारत के कृषि क्षेत्र को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। मुख्यालय इसका मुंबई में है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में की गई। इसके बाद सेंसेक्स बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में 30 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर आधारित होता है, जबकि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ये निफ्टी 50 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर आधारित होता है। तो जो सेंसेक्स है वो 30 महत्वपूर्ण और निफ्टी जो है वो 50, याद रखिएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के संवेदी सूचकांक को संक्षिप्त रूप से सेंसेक्स कहा जाता है। और BSE यानी बम्बई शेयर बाजार, जिसको कहते हैं, दलाल स्ट्रीट, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत के राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं? 12 टोटल हैं, 12। लेकिन यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अगर आप निकाल देंगे तो 11 बचेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है और वर्तमान में इसके जो बैंक अध्यक्ष हैं वो दिनेश कुमार खारा हैं। भारतीय स्टेट बैंक भारत का पहला बैंक था जिसने चीन में अपनी प्रथम शाखा खोली। और भारत के निजी क्षेत्र में एक्सिस बैंक ने संघाई चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा खोली। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है। इसके बाद फिर प्लास्टिक मनी नगद या मुद्रा का एक विकल्प है जिसकी सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी की जाती है। प्लास्टिक मनी के उदाहरण क्या क्या हैं? तो उनको क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है और ATM कार्ड, ये सारे प्लास्टिक मनी के उदाहरण हैं। प्लास्टिक मनी का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता देश कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। और मुद्रा निर्गमन RBI के प्रमुख कार्यों में से एक है। भारत में सहकारी बैंकों का परिचालन RBI के अधीन होता है और कोऑपरेटिव बैंक मुख्यतः निम्न क्षेत्रों में वित्तीयन का कार्य करते हैं, लाइक एज कृषि है, पशुधन है, दुग्ध है और व्यक्तिगत वित्त के मामले में। ब्याज की वह दर जिस पे RBI व्यापारिक बैंकों को अल्पावधि कोष उधार देता है रेपो दर कहलाती है, जबकि प्रक्रिया की विलोम क्या होगा? वो रिवर्स रेपो दर कहलाएगा। यानी जब RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देगा तो वो रेपो दर, और जब वाणिज्यिक बैंक से RBI पैसा लेगा तो उसको कहेंगे रिवर्स रेपो। भारत में मुद्रा और शाख का नियंत्रण कौन करता है? जाहिर सी बात है RBI करेगा। और भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया और इस दौरान 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरी बार 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंक रेट क्या होती है? जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक की प्रतिभूतियों की पुनर्कटौती करता है। सामान्य अर्थ में यह वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। भारत में सहकारी जो बैंक हैं वो 3 स्तरों पर कार्य करते हैं। प्रथम स्तर पर जो होते हैं वो राज्य सहकारी बैंक होते हैं। द्वितीय स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं जो जनपद स्तर पर कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें जिला सहकारी बैंक भी कहा जाता है।
और तृतीय स्तर पर ग्रामीण स्तर पर कार्य करने वाली ग्रामीण ऋण समितियां या प्राथमिक ऋण समितियां होती हैं। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड रखता है। काली मुद्रा से तात्पर्य ऐसी मुद्रा से है जिस पर आयकर नहीं दिया गया होता, उसको हम ब्लैक मनी कहते हैं। उसके बाद फिर प्रमुख कर और उससे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य हैं। तो आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। प्रमुख बैंक और उनकी स्थापना वर्ष, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955, इससे पहले वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, अग्रणी बैंक यानी लीड बैंक 1969। उसके बाद जो रीजनल ग्रामीण बैंक है वो 1975 और नाबार्ड 1982। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो जाहिर सी बात है वहाँ की मुद्रा टका है, रुपया नेपाल की है, दीनार इराक की है और लीरा जो है ये वर्तमान में यूरो यानी इटली की मुद्रा है। बहत थाईलैंड की विधिक मुद्रा है, टर्की लीरा, तुर्की की डॉग वियतनाम की तथा रियाल जो है ईरान की मुद्रा है। चीन की मुद्रा युआन है, जबकि येन जापान की और रुपया क्या है? भारत की मुद्रा है। रिंगिट मलेशिया की, रुपियाह इंडोनेशिया की तथा वॉन जो है दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय मुद्रा है। इसके बाद रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई। इसके कार्य क्या क्या हैं? तो यह केंद्र सरकार का बैंकर है, यह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है और यह बैंकों का बैंक है। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में की गई। भारतीय रुपये को मार्च 1994 में चालू खाते में परिवर्तनीय बनाया गया। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में आरबीआई करता है, हमने ऊपर ही भी देखा है। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण इरडा का गठन किया है और भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में हुई। एस्चुरी शब्द किससे रिलेटेड है? तो वो फाइनेंस से रिलेटेड यानी इंश्योरेंस से रिलेटेड है। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी करता है। मुद्रास्फीति का जो सर्वाधिक लाभ होता है वो ऋण ही पाता है। सहकारी साख समितियों का ढांचा कैसा होता है? वो त्रिस्तरीय होता है और भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है, जिसको हम CRR कहते हैं। इसके बाद फिर रोजगार और बेरोजगारी से कुछ पर्टिकुलर फैक्ट देखते हैं। तो राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वो मध्य प्रदेश, जिसने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट 1995 में जारी की। भारत में शिक्षित बेरोजगारों की सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? केरल है। कौशल विकास योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 2007 में प्रारंभ की गई और ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम, जवाहर रोजगार योजना JRY तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, ये तीनों ग्रामीण विकास से संबंधित हैं। ट्राइसेम को अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया। अब ग्रामीण अवस्थापना कोष RIDF का गठन 1995-96 में हुआ और गोकुल ग्राम योजना गुजरात सरकार द्वारा 1995-96 में प्रारंभ की गई। स्वाधार योजना ये भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कठिन एवं विषम परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लाभार्थ प्रायोजित योजना है, जिसका प्रारंभ 2001-2 में किया गया। इस योजना के अंतर्गत रिहा कैदी, प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी कारण से बेघर और बेसहारा पीड़ित महिला को स्वाधार गृह लाया जाता है तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 1 जून 2011 को प्रवर्तित महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 2005 में प्रारंभ किया गया, जिसका मूल उद्देश्य ग्रामीण अवसंरचना का विकास था। इसकी कार्य योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई एवं निर्धन आवास निर्माण शामिल है। ये बिल्कुल फैक्ट खैर अभी तो पुराना है, लेकिन हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछा जाए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या क्या? विद्युत है, सड़क है, पेयजल है, दूरसंचार है, सिंचाई और निर्धन आवास, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। किसमें? भारत निर्माण कार्यक्रम में। उसके बाद फिर नरेगा संबंधी विधेयक 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ और 2 फरवरी 2006 को इस योजना को प्रारंभ किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा का पुनर्नवीनीकरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किए जाने की घोषणा की गई। कब? 2 अक्टूबर 2009 को, यानी 3 साल बाद। इसके बाद फिर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एक बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम था और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। केंद्र सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2007 से शुरू की गई योजना आम आदमी बीमा योजना ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करती है।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत अधिकृत सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा, इसका फुल फॉर्म है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, के प्रमुख कार्यों में शामिल क्या क्या है? तो पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में समुदाय को सूचना उपलब्ध कराना, स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल तथा जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ ले जाना, गर्भावस्था की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट का प्रयोग करना भी आशा के कार्यों में शामिल है तथा बच्चों का प्रसव कराना इसका कार्य नहीं है। देश की ग्रामीण जनसंख्या को प्रभावी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया। निर्मल भारत अभियान योजना पूर्व में संपूर्ण स्वच्छता अभियान के नाम से जानी जाती थी। इसके बाद यह ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत, सामुदायिक, ग्रामीण स्तर तथा स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय के निर्माण से संबंधित है। इस अभियान का उद्देश्य देश में ओपन डेफिकेशन समापन यानी खुले में शौच से मुक्ति है। समेकित बाल विकास योजना ICDS, जिसको इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस नामक योजना केंद्र सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ की गई, और UIDAI, जिसको कहते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, द्वारा प्रवर्तित आधार भारतीय नागरिकों की पहचान उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यक्रम है। यह कितने अंक का होता है? 12 अंक का होता है। पैन कार्ड कितने अंक का होता है? आप हमें कमेंट करके बताइए, प्रश्न एक बार पूछा गया है। इसमें शिशुओं सहित प्रत्येक व्यक्ति के आधारभूत जनसांख्यिकीय एवं बायोमेट्रिक सूचना, फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट्स एवं आइरिस स्कैन डेटाबेस संग्रहित करके तैयार किया जाता है। इसका प्रयोग बैंक खाते खोलने, टेलीफोन मोबाइल कनेक्शन लेने, हवाई या रेल टिकट यात्रा प्राप्त करने में पहचान के तौर पर किया जा सकता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP भारत सरकार का एक फ्लैगशिप कल्याणकारी कार्यक्रम है, जिसे 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सहायता प्रदान करना, जिसमें अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन शामिल है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। कौन कौन सी? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना नवंबर 2007 से शुरू हुई। 1995 से 2007 तक इसका नाम क्या था? तो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। बाकी उसके बाद 2007 से इसका नाम बदल दिया गया, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना प्रारंभ से यही है, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना फरवरी 2009 से, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना फरवरी 2009 से, अन्नपूर्णा योजना अप्रैल 2000 से ये चल रही है। उल्लेखनीय है कि NSAP में प्रारंभ में राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना भी शामिल थी, तथापि इसे अब जननी सुरक्षा योजना में मिला दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ केंद्र सरकार ने 2001 में किया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शामिल किया गया है, और यह अभियान प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया है, जिसको राज्यों की सहभागिता से चलाया जाता है। मिड डे मील योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से संचालित योजना है, जो उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त 1995 से लागू की गई। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 से आरंभ हुआ, और विजन 2020 फॉर इंडिया भूतपूर्व भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित दस्तावेज है, जो भारत को वर्ष 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने से संबंधित है। पूरा जो है यानी प्रोवाइडिंग ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज की अवधारणा को सर्वप्रथम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक टारगेट 3 बिलियन में प्रस्तुत किया गया है। भारतवर्ष में केवल विकलांगों के लिए स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय चित्रकूट उत्तर प्रदेश में। इस विद्यालय का नाम क्या है? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। प्रमुख योजना, उससे संबंधित कुछ तथ्य हम देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय महिला कोष, इसमें निर्धन महिलाओं के ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। महिला समृद्धि योजना, ग्रामीण महिलाओं में बचत को प्रोत्साहन देना। इंदिरा महिला योजना, महिलाओं की शक्ति संपन्नता। महिला समाख्या योजना, महिला समानता के लिए शिक्षा। इसके बाद वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, जबकि योजना आयोग संविधानेतर यानी परामर्शदात्री निकाय है। वर्ष 1950 में मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के अनुसार योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया, और भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पद अध्यक्ष होते थे। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त कर उसी के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया। इसके वाइस चेयरमैन सुमन बेरी हैं, और नीति का जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत में सर्वप्रथम स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उन गांवों में सामुदायिक जीवन का विकास करने हेतु है जो सड़क से भलीभांति संबद्ध नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम
अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि यह रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है। आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य ऐसे कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना जो बेरोजगार हो गए हैं। रूडसेट संस्थान को प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है? तो बेरोजगार ग्रामीण युवकों को स्वयं का उद्यम लगाने के लिए दक्षता एवं उद्यमिता का प्रशिक्षण देना। इसके बाद फिर विमुद्रीकरण से पर्टिकुलर कुछ फैक्ट देख लेते हैं, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के महात्मा गांधी सीरीज के नोटों को विमुद्रीकरण की घोषणा की गई, जो 8 नवंबर 2016 की मध्यरात स्थिति से प्रभावी हुए। 10 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक 500 और 1000 के पुराने नोट बैंक और डाकघर खातों में जमा किए जाने का प्रावधान। भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करने की इसकी जो तारीख थी 31 मार्च 2017 अंतिम डेट निर्धारित की गई थी। इससे पूर्व भी 1946 तथा वर्ष 1978 में भी विमुद्रीकरण किया गया था। वर्ष 1946 में 1000 रुपये तथा 10,000 रुपये के नोटों का एवं 1978 में 1000 रुपये, 5000 रुपये और 10,000 के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था। तो भारत में इससे पहले 5000 रुपये के नोट और 10,000 रुपये के भी नोट चलते थे। इसके बाद फिर जीएसटी के बारे में पर्टिकुलर कुछ फैक्ट देखते हैं। तो जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है जिसमें अधिकतम अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है। जीएसटी निर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं एवं सेवाओं पर सकल कर है। यह कर प्रत्येक चरण के केवल मूल्य वर्धन पर ही लगाया जाता है। जीएसटी के दो घटक हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, यानी सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। वस्तु एवं सेवाओं में विविधीकरण के साथ साथ जीएसटी के अंतर्गत व्यापारियों को भी वर्गीकृत किया गया है। जीएसटी में शामिल कर कौन कौन से हम देख लेते हैं। तो इसमें केंद्रीय कर है, जो केंद्रीय कर शामिल है वो कौन कौन से? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, अधिभार एवं उपकर। राज्य कर कौन कौन से शामिल हैं? तो राज्य मूल्य संवर्धन कर, जिसको कि हम वैट कहते हैं, मनोरंजन कर, केंद्रीय बिक्री कर, चुंगी प्रवेश कर, क्रय कर, विलासिता कर, उसके बाद लॉटरी है, सट्टा और जुए पर कर, अधिभार और उपकर। तो ये सारे शामिल हैं इसमें जीएसटी में। 8 सितंबर 2016 को संविधान का 122वां संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों उपरांत संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में अधिनियमित हुआ। यह अधिनियम या जीएसटी जुलाई 2017 से प्रभावी हो गया। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 279A जोड़कर वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल की गठन करने का प्रावधान किया गया। इस अनुच्छेद के अनुसार इस परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे। वह इसका सचिवालय कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। तो 279 किस लिए जोड़ा गया? तो वो जीएसटी काउंसिल के लिए जोड़ा गया। इसके बाद फिर पॉवर्टी से पर्टिकुलर कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम। तो इसमें जुलाई 2013 में योजना आयोग द्वारा जारी गरीबी के नवीनतम आकलन यानी तेंदुलकर पद्धति के अनुसार वर्ष 2011-12 में भारत में गरीबी का प्रतिशत 21.92 है, जबकि सर्वाधिक गरीबी प्रतिशतता वाला राज्य छत्तीसगढ़ है जहां पे 39.93% है। जुलाई 2013 में जारी योजना आयोग की गरीबी के नवीनतम आकलन के अनुसार 2011-12 में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये उत्तर प्रदेश 598.19, बिहार में ये है, मध्य प्रदेश में ये है, महाराष्ट्र में ये है, पश्चिम बंगाल में ये है। अगर परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में है, झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और बिहार है। तो ये डेटा आप याद रखिएगा। अगर जनसंख्या की बात होगी तो उत्तर प्रदेश टॉप पर है और अगर परसेंटेज की बात होगी तो छत्तीसगढ़ टॉप पे है। जुलाई 2013 में जारी योजना आयोग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2011-12 में न्यूनतम गरीबी प्रतिशतता वाले शीर्ष 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद लक्षद्वीप, गोवा, केरल और हिमाचल प्रदेश। इसके बाद योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से भी जिन्हें भोजन प्राप्त नहीं हो पाता उन्हें गरीबी रेखा के नीचे माना गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना और केंद्रीय बजट 2014-15 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को नमामि गंगे कहा गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे इकॉनमी से रिलेटेड जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ये चैप्टर वाइज डेटा था, तो ये निश्चित तौर पे आप इसको देखिए और जो महत्वपूर्ण चीज़ें उसको आप नोट भी करके रखिएगा। परीक्षाओं में इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं और ये सारे प्रश्न लगभग वो चाहे यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन में आए हों या यूपी SSSC के एग्जामिनेशन में आए पूछे गए हैं। निश्चित तौर पर ये सारे प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। और अगर आपको मास्टर वीडियो देखना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में हमारा जो इकॉनमी का मास्टर वीडियो उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये दोनों अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए इकॉनमी का जो एक पार्ट है, पूरा सेगमेंट है, वो एक कंप्लीट पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो सेशन को समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।